हेलो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रोज जो चैप्टर का है हिंदी का गद्य खंड का 5 नंबर चैप्टर है। हम पिछले क्लास में 4 क्लास क्या कर लिए हैं, 4 को चैप्टर पढ़ लिए। उन क्लास का प्लेलिस्ट बना दिया गया, उसे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इस क्लास में हम जो रोज चैप्टर है बच्चों, इसके जो लेखक है अज्ञे साहब, इनके बारे में हम क्या लेखक परिचय इनके बारे में जानेंगे। और जो यह चैप्टर इसके बारे में क्या, इसके सारांश को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? सारांश को दोस्तों पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, तो देखिए हम पहले क्या हम अज्ञे साहब के बारे में जानते हैं। तो देखिए अज्ञे साहब के बारे में दोस्तों हम क्या जानेंगे कि अज्ञे साहब का जन्म कब हुआ था, निधन कब हुआ, जन्म स्थान कहाँ है। तो देखिए देखिए दोस्तों, जन्म के बारे में लिखा गया इनका जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। यहाँ से पूछा जा सकता है अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो आपको बताना होगा कि 7 मार्च 1911। 7 मार्च कब हुआ था, तो 1911 में इनका जन्म हो गया था। और इनके जो निधन कब बताए गए थे, निधन बने 4 अप्रैल 1987 में, 4 अप्रैल 1987 में, और जन्म का 1911 में। ठीक है, इतना याद रखना है। और यहाँ से याद रखना है जन्म स्थान केशव कुशीनगर उत्तर प्रदेश। इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1911 में हुआ था। और निधन कब बता देना है, तो 1987 में। इतना आपको बता देना है इनके बारे में। यदि इतना आपको क्लियर हो गया है तो चलिए हम इसके आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। तो आगे इनके बारे में आपको क्या पढ़ने को देखने को मिल रहा है कि मूल निवास। तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था आप बताएंगे कहाँ हुआ था, तो कहिएगा दोस्त उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्त, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो देखिए उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन जो यहाँ यह मूल रूप से उत्तर प्रदेश में नहीं रहते थे, इसलिए मूल निवास के बारे में कहा गया। मूल निवास मतलब जैसे मान के चलिए आपका जन्म बिहार में हुआ है, और बिहार में जन्म हुआ है लेकिन जाकर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में तो आपका मूल निवास कहाँ होगा, तो उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, इसी प्रकार क्या अज्ञे जी का भी क्या है परिस्थिति है। ठीक है, तो देखिए अज्ञे जी की स्थिति में क्या है, मूल निवास क्या है, तो करतारपुर पंजाब। इनका जो मूल निवास कहाँ है, यहाँ से पूछा जाएगा तो इनका मूल निवास आपको बता देना है पंजाब, करतारपुर पंजाब। इनके माता और पिता का नाम आपसे पूछा जा सकता है कि बेयंती देवी एवं डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, प्रख्यात पुरातत्ववेदा। तो देखिए इनके पिता का नाम आपसे पूछा जाता है हीरानंद शास्त्री, और पर जो क्या थे तो पूछा जाता है कि अज्ञे के पिताजी क्या थे, तो आपको बताना होगा कि प्रत्याग पुरातत्ववेदा थे, प्रत्याग पुरातत्ववेदा थे। ठीक है, और इनके माता का नाम क्या होता था, बेयंती देवी था। और देखिए अज्ञे जी का जो नाम है बच्चों काफ़ी बड़ा नाम है। देखिए अज्ञे जी का हम शॉर्ट में नाम बोल रहे हैं अज्ञे जी। देखिए इनका नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद। देखिए हीरानंद इनके क्या था, तो इनके पिताजी का नाम था। अपने पिताजी के नाम को भी अपने में जोड़ लिए, तो देखिए इनका 4 गो नाम मिलकर मिला है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद। इतना बड़ा नाम यदि आप में से कोई का होगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हम आगे देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा है। ठीक है, तो देखिए अब इनके शिक्षा के बारे में लिखा गया बच्चों। क्या लिखा गया है, शिक्षा के बारे में क्या लिखा गया, शिक्षा यहाँ की इनकी शिक्षा किस प्रकार से शुरू हुई। तो देखिए प्रारंभिक शिक्षा के बारे में इनके लिखा गया है कि प्रारंभिक के बारे में 4 साल लखनऊ में लखनऊ में घर पर। तो देखिए ये 4 साल कहाँ रहे, तो 4 साल ये घर पर रहकर लखनऊ में ही पढ़े। 4 साल देखिए प्रारंभिक लिखा गया है 4 साल लखनऊ में घर पर, मैं 4 साल घर ही पढ़े। उसके बाद लिखा गया मैट्रिक 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से। देखिए यहाँ से पूछा जाता है कि अज्ञे जी ने मैट्रिक की परीक्षा कब दी, तो आपको बताना होगा कब, 1925 में दी थी। कहाँ से दी, तो पंजाब विश्वविद्यालय से दी। कहाँ से दी थी, पंजाब विश्वविद्यालय से। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा। ठीक है, और यहाँ से एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि शिक्षा में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू की, तो आपको बताना होगा कि घर से शुरू की। घर पर कितने साल रहकर पढ़े, तो 4 साल रहकर पढ़े। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए इंटर 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से यहाँ से पूछा जाएगा कि इन्होंने इंटर कब किया, तो 1927 में। इन्होंने मैट्रिक कब किया, तो 1925। देखिए आप जानते हो कि 2 साल बाद इंटर होता है, तो आप ट्रिकली याद रखिएगा 2 साल बाद 1925 के बाद 1927 में क्या कर लिए, ये इंटर कर लिए। अब देखिए यहाँ से लिखा है बीएससी कब किया, तो 1929 में। तो आप जानते हैं कि क्या 3 साल बाद होता है क्या बीए, लेकिन अब जो बीए होगा बच्चों कितने साल का हो गया, 4 साल का हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे इनके बारे में लिखा है क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे की पढ़ाई रुक गई। देखिए यहाँ से एक स्टार प्रश्न बना लिया जाए। यहाँ से पूछा जाए कि अज्ञे जी का पढ़ाई किस कारण रुक गई,
तो आपको बताना होगा कि वो क्रांतिकारी आंदोलन में बच्चों क्या हो गए दोस्तों, क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए। क्या हो गए दोस्तों, तो वो गिरफ्तार हो गए क्रांतिकारी आंदोलन, इस कारण उनकी क्या होगी, पढ़ाई रुक गई दोस्तों, पढ़ाई क्या होगी, रुक गई। अब देखिए इसके बारे में और क्या लिखा गया इनके बारे में कि भाषा ज्ञान संस्कृत, मैंने ये किस किस भाषा का ज्ञान रखते, मैंने वो कौन कौन सी भाषा क्या यह जानते थे, कौन कौन सी भाषा जानते हैं, उसके बारे में क्या इनके बारे में लिखा गया। तो देखिए भाषा के बारे में लिखा है संस्कृत अंग्रेजी हिंदी के अतिरिक्त फारसी तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। तो देखिए बच्चों हमें ठीक से एक भाषा नहीं बोल पाते हैं, और देखिए ये कितने भाषाओं को ज्ञान रखे हैं। देखिए देखिए क्या लिखे, संस्कृत के भी, हिंदी के भी, और अंग्रेजी भी बोल लेते थे, और देखिए क्या बोलते हैं, फारसी भी बोल लेते हैं, तमिल भी, आदि अनेक भाषाएं बोल लेते हैं। अब देखिए मतलब देखिए कुछ भाषाओं के बारे में क्या इनमें लिखा गया आगे जी का, और सारे भाषा भी इनके बारे में क्या बच्चों पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, क्या पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। यहाँ से एक प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है कि अज्ञे जी कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान रखते थे, तो संस्कृत अंग्रेजी हिंदी के अतिरिक्त फारसी तमिल भी। यहाँ तक समझ में आ गया तो ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। आगे इनके बारे में लिखा है कि अभिरुचि, अभिरुचि में बागवानी पर्यटन अध्ययन। तो देखिए अभिरुचि कहने का मतलब है इन्हें किस चीज़ में अच्छा लगता था, तो इन्हें देखिए बागवानी करने में, पर्यटन मतलब घूमना में, पर्यटन मतलब घूमना में, अध्ययन मतलब पढ़ना, आदि आदि चीज़ में क्या इनको अच्छा लगता था, अच्छा अनुभव। आपका रुचि क्या है आप बताइएगा, ठीक है बच्चों, कमेंट बॉक्स में। अब देखिए आगे इनके बारे में क्या लिखा गया है कि सम्मान तथा पुरस्कार, मतलब इन्हें कौन कौन सा सम्मान मिला गया है आपको यह बताना है। तो देखिए इनके सम्मान के बारे में क्या लिखा गया है, पुरस्कार के बारे में क्या लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। लिखा गया साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार हमने से पीछे जो चैप्टर पढ़ा था दिनकर जी का, जो जिस चैप्टर का नाम था क्या, अर्धनारीश्वर, उस चैप्टर में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दिनकर जी को। किस पर मिला था, तो संस्कृति के 4 अध्याय पर, आप उसे याद रखिएगा, ठीक है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, उनको भी दिनकर जी को भी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। देखिए यहाँ लिखा गया सुग्रा योगोस्लाविया से, तो देखिए सुग्रा जो पुरस्कार मिला है कहाँ से मिला है, योगोस्लाविया से मिला है, ठीक है। का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमय आदि पुरस्कार, और बहुत सारे इन्हें पुरस्कार मिले, आदि मतलब और सारे पुरस्कार भी इन्हें मिल गए हैं, ठीक है। यहाँ तक चलिए हम एक छोटा सा आपसे टेस्ट लगा लेते हैं। टेस्ट में प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न का उत्तर आप दीजिए कि पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जा सकता है कि रोज चैप्टर का लेखक का नाम क्या है। तो रोज चैप्टर का लेखक का नाम क्या है, तो आपको बताना हो क्या है, अज्ञे जी है। कौन है, तो अज्ञे साहब है। अब देखिए यहाँ से पूछेगा कि अज्ञे जो यह जो रोज चैप्टर यह क्या है, तो आपको बताना होगा क्या है, यह कहानी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 3 नंबर क्या प्रश्न बन जाएगा कि रोज अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको जन्म में बताना होगा कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में। यहाँ से एक 4 नंबर प्रश्न बनेगा कि अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था, तो आपको बताना होगा कब हुआ था, तो 1911 में हुआ था। और 5 नंबर प्रश्न क्या बनेगा कि अज्ञे जी की मृत्यु कब हुई थी, तो 1987 में हुई थी। यहाँ से 5 नंबर बने। 6 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि अज्ञे जी का पिताजी का क्या नाम था, तो आपको बताना होगा कि हीरानंद शास्त्री था। हीरानंद शास्त्री था, इनके पिताजी का नाम था हीरानंद शास्त्री। हीरानंद शास्त्री क्या थे, तो पुरातत्ववेदा थे। क्या थे, आपको से यह भी पूछा जा सकता है कि अज्ञे जी के पिताजी क्या थे, तो पुरातत्ववेदा थे, पुरातत्ववेदा थे, ठीक है। और इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई, तो इन्हें से बताना होगा कि घर से शुरू हुई। और घर से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा कब दी, तो यह भी बताना होगा कब दी, बच्चे बताइए, तो 1925 में दी। इन्होंने इंटर की परीक्षा कब दी, यह भी पूछा जा सकता है, तो बताइए कब दी थी, तो 1900 कितने में दी थी, बताइए 27 में दी थी। और यहाँ से पूछा जाएगा इन्होंने बीएससी के एग्जाम कब दिया, तो 1900 कब में दिया, बताइए, तो 1929 में दिया, ठीक है। इतना ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको याद रखना है। और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है कि यहाँ से पूछा जा सकता है इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, तो आप याद रखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार, क्या याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार, और याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ज्ञानपीठ पुरस्कार, और सुग्रो से मिला है, सुग्रो जो पुरस्कार मिला है वह योगोस्लाविया से मिला है, आपको यह भी याद रखना है, ठीक है। इतना आपको क्या इनके बारे में याद रहना चाहिए, ताकि आपसे कोई भी प्रश्न इनके चैप्टर से पूछे तो आप बता दिए, नहीं तो आप हमको आप हमारा जो क्या हो बेइज्जती हो जाएगा। आप चाहते हैं कि हमारा बेइज्जती होगी, तो कहिए नहीं, तो इसलिए आपको क्या याद रखना है। तो देखिए अब आगे पत्रिका के बारे में इनके लिखा है। पत्रिका के बारे में क्या लिखा गया दोस्तों, तो देखिए पत्रिका के बारे में ध्यान दीजिए दोस्तों कि विशाल भारत, इनके पहला पत्रिका क्या है, विशाल भारत, कोलकाता से निकला, ठीक है। प्रतीक प्रयोग
प्रयोग और नया प्रतीक दिल्ली से, और नव भारत टाइम नई दिल्ली आदि से। तो देखिए यहाँ से एक याद रखिए पत्रिका नव भारत टाइम याद रखिए, पूछा जा सकता है कि नव भारत जो टाइम है किसकी पत्रिका है, नव भारत टाइम किसकी पत्रिका है, तो आपको बताना हो किसकी है, तो अज्ञे जी के, किसकी जी है, तो अज्ञे जी की है। ठीक है दोस्तों, और यह कहाँ से निकला है, तो यह नई दिल्ली से निकला है। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न बनेगा आपको। अब देखिए इनके कृति के बारे में लिखा गया, कृति मतलब इनकी रचनाओं के बारे में क्या लिखा गया, रचनाओं के बारे में। अब ध्यान देना, हम क्या इनकी रचनाएं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम रचनाएं अब पढ़ते हैं। कृति में क्या लिखा गया है कि 10 वर्ष की अवस्था में, 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू कर दी। देखिए यह जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, इस लाइन को आपको याद ही रखना है। ठीक है, यहाँ से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे अगर पूछ लिया जाए कि वह कौन से लेखक है, वह कौन से लेखक है जो 10 वर्ष की अवस्था से ही, 10 वर्ष का अवस्था से ही लिखनी शुरू कर दी, मैंने लिखना शुरू कर दिया, तो आपको नाम बताना हो क्या, अज्ञे जी है, अज्ञे जी है। ठीक है, कौन है, अज्ञे जी। देखिए अज्ञे जी का जब उम्र था बच्चों, कितना था दोस्तों, जब 10 वर्ष ही था तभी लिखना शुरू कर दिया। अब हम लोग 10 वर्ष की अवस्था में गुल्ली डंडा खेलते हैं। ठीक है, हम लोग 10 वर्ष की अवस्था में गुल्ली डंडा में खिलाए रहते हैं, और यहाँ पर यह कविता लिखनी शुरू कर दी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखना है, आगे इनके बारे में क्या लिखा है कि हिंदी लेखन के बारे में लिखा है, लेखन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा। देखिए हमने वही लाइन को लिखा है जहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बने। ठीक है, हम फालतू लाइन को नहीं लिखे, तो हम थोड़े ना हाथ को अपने दुखवाएं। ठीक है, इसलिए हमको वही लाइन लिखे हैं जहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बने। तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि लेखन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, मतलब यहाँ से क्या बनेगा, तो कि अज्ञे जी किन किन भाषाओं में अपनी रचनाएं करते थे, अज्ञे जी किन किन भाषाओं में अपनी रचनाएं करते थे, तो आपको बताना होगा हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नाटक लिखा है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा कि बचपन में खेलने के लिए कौन सा नाटक लिखा है, तो इंद्र सभा। इंद्र सभा क्या है, तो नाटक है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंद्र सभा क्या है दोस्तों, तो नाटक है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, तो इंद्र सभा हमारा क्या है, तो नाटक है दोस्तों। ठीक है, यह जो क्या बचपन में निकाला था किसके लिए, तो खेलने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से प्रश्न क्या बनने हैं, आगे देखते हैं प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं। आगे हम लिखा गया है कि घर में एक पत्रिका, घर में एक पत्रिका, देखिए लिखा गया है कि आनंद बंधु निकाले थे। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि घर के लिए अज्ञे जी ने कौन सा पत्रिका निकाला था, तो आनंद बंधु निकाला था। कौन सा, आनंद बंधु। कौन सा बच्चों निकाला था दोस्तों, आनंद बंधु निकाला था, आनंद बंधु। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, आनंद बंधु को निकाला था। ठीक है, अब देखिए 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित। तो देखिए इनका जो पहला बच्चों कहानी था कब प्रकाशित हुआ, यहाँ से प्रश्न पूछेगा, तो 1924 में। देखिए मतलब जब इन्होंने मैट्रिक का एग्जाम भी नहीं पास किया था, तभी 1 वर्ष पहले, मतलब समझ लिए 9वीं में पढ़ते थे, तभी का इन्होंने कहानी लिख दी थी। कब, देखिए आप जानते हैं कि 1925 में इन्होंने मैट्रिक किया, 1927 में इन्होंने क्या किया, तो 1927 में इंटर किया, 1929 में क्या बीएससी किया। ठीक है, अब देखिए 1924 में क्या है, कहाँ पहली कहानी इलाहाबाद से निकाल देना। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा गया है, 1930 के बाद नियमित लेखन। देखिए 1924 के बाद रुक के लेखन किए, लेकिन जब 1930 आया तो उसके बाद क्या, लगातार लिखने लगे, लगातार क्या बच्चों, लिखने लगे आगे साहब। ठीक है दोस्तों, लगातार लिखने लगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आगे इनके बारे में लिखा है, शेखर एक जीवनी। देखिए यहाँ से इनकी रचनाओं को ये अंडरलाइन कीजिएगा कि शेखर एक जीवनी इम्पोर्टेंट है, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, यह भी इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट वही लिखा है। अपने अपने अजनबी, यह भी इम्पोर्टेंट है, कितने नवों में कितने बार, और शादी नीरा, अरे यावर याद रहेगा तू। तो देखिए लिखा है शादी नीरा, अरे यावर रहेगा याद। यह सभी इनकी क्या महत्वपूर्ण रचनाएं। देखिए किताब में तो इनकी बहुत सारी रचनाएं देखिए, लेकिन हमने वही रचनाएं लिखी जो क्या एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। पहला शेखर एक जीवनी को याद रखना, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, कितने नावों में कितनी बार, आज यहाँ पर लिखा शादी नीरा, अरे यावर रहेगा याद। तो देखिए यह इनकी क्या थी, रचनाएं थी। यह हमारा तो बच्चों था, हमारा जो दोस्तों था क्या था, यह हमारा कुल था अज्ञे जी के बारे में परिचय, अज्ञे जी के बारे में परिचय।
हमने आपका टेस्ट भी ले लिया है। तो देखिए यहाँ तक आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, हमने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। तो अज्ञ जी का हमने परिचय जब जान लिया तो हम अब क्या जानेंगे, बताइए हम क्या जानेंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें। तो हम क्या जानेंगे, सारांश जानेंगे। क्या जानेंगे दोस्तों, सारांश जानेंगे। चलिए हम सारांश देखते हैं। सारांश देखने से पहले इसमें देखिए, इसमें कौन कौन है उनके बारे में देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पर इस कहानी जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो रोज कहानी पढ़ रहे हैं। रोज चैप्टर से पता चले कि रोज में जो दिनचर्या हमारी हो रही है, उन दिनचर्या के बारे में क्या बताया गया। देखिए इसमें एक औरत की दिनचर्या के बारे में बताया गया। औरत यानी जो शादीशुदा औरत होती है, उस औरत के बारे में बताया कि उसका जो दिन होता है बच्चों, उसका दिन होता है किस प्रकार कटता है। वह दिन भर काम करते ही क्या अपना दिन कट जाता है, उसका दिन भर काम करते। इसमें एक महिला है जिसका नाम क्या है, मालती नाम है बच्चों। क्या मालती नाम है। और इसमें लेखक भी है। इसमें लेखक जो है आगे साहब भी अपना भागीदारी लिए। और मालती का जो पति था, उस पति का नाम था महेश्वर। क्या नाम था, महेश्वर नाम था। और मालती का एक पुत्र था बच्चों, मालती का एक पुत्र जिसका नाम टीटी था। देखिए बुक में लिखा गया कि टीटी उसका टीटी उसका जो नाम था वह रियल नाम नहीं था, मतलब जैसे आपका भी गांव में होता है ना। देखिए ध्यान दीजिए, टीटी उसका क्या बेटे का नाम लिखा गया। बेटा का नाम क्या बताएगा, टीटी। यहाँ उसकी मालती ने कहा कि इसका जो नाम है फिक्स्ड नहीं है। जैसे जैसे आपका कोई नाम रहता है, जैसे मान के चलिए आपका आदित्य नाम है, तो आपका आदित्य नाम ठीक है। लेकिन इसमें जो टीटी है, मानी जो मालती का लड़का है, उसका नाम फिक्स नहीं है, उसका नाम फिक्स्ड नहीं है। तो देखिए उसको प्यार से क्या कहकर बुलाते हैं, तो टीटी कहकर बुलाते हैं। क्या कहकर बुलाते हैं बच्चों, टीटी कहकर दोस्तों बुलाते हैं। यही है यह इसमें पात्र, इन पात्रों को क्या आपको याद रखना है। पात्र मतलब परातना तो समझ लो, खाने वाला। पात्र मतलब इसमें जो जो क्या लोग हैं उसके बारे में, ठीक है। अब देखिए कहानी के बारे में सारांश जो क्या बच्चों, काफ़ी अच्छी कहानी है। तो कहानी को अंत तक देखिएगा और समझिएगा, हम आपको अच्छी तरह से समझा देते हैं, ठीक है। एकदम अपने भाषा में कहानी है, तो कहानी जैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना, मज़े से। अब देखिए कहानी मज़े से पढ़ेंगे तो पहले देखिए कहानी की शुरुआत कैसे होती है। देखिए ध्यान दीजिए, कहानी के पहले भाग में, मतलब भाग में देखिए बांटा गया, मतलब भाग में जिस प्रकार हमने कहानी पढ़ा था। कौन सा कहानी, उसने कहा था कहानी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या बनता है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी गई है, 5 भागों में। यह का आपसे प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन यह कहानी 5 भागों में नहीं बटी, इसमें क्या आपस में सारांश लिखने के लिए हमने क्या भाग में बांट दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए पढ़िए कहानी एकदम मज़े से। कहानी के पहले भाग में मालती द्वारा अपने भाई के औपचारिक स्वागत का उल्लेख है, जिसमें उत्साह नहीं है। तो देखिए यहाँ तक अर्थ समझे, क्या समझे। तो देखिए यहाँ पर जो भाई है, आपको ये भाई कौन है बच्चों, भाई कौन है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया भाई, तो भाई है लेखक। लेखक मालती के बारे में बताते हैं कि जो मालती है, मेरी दूर के रिश्तेदार की क्या है, बहन, मेरी दूर के रिश्तेदार की। अब देखिए कितना दूर, अब कोई नहीं जानता कितना दूर क्या है, ठीक है। दूर के रिश्तेदार की क्या है दोस्तों, क्या बहन है, ठीक है। यानी ये जो लेखक को क्या बना, लेखक को मालती क्या कहती है, भाई कहती है। आपको याद रखना है, ठीक है। जिसमें कोई उत्साह नहीं था। देखिए जब लेखक जो थे बच्चों, लेखक थे दोस्तों, वह मालती के घर गए। कहाँ गए, तो मालती के घर गए। तो देखिए जैसे आपको घर में कोई हित नाता आता है, तो आप जल्दी से जाएंगे फटाफट जाके क्या मीठा पानी लाएंगे। तो लेकिन मालती ऐसा नहीं की। मालती चुपचाप, क्या उसमें कोई उत्साह नहीं था। उत्साह मतलब किसी प्रकार का हलचल नहीं था। चुपचाप आए लेखक बैठे, मतलब इन्हें अचानक कोई कितने दिन के बाद हमारे भैया आइलन, तो इस प्रकार होता है ना। तो इस प्रकार कोई उत्साह नहीं था, किसमें, मालती में नहीं था, ठीक है। अब देखिए लिखा गया है कि बल्कि कर्तव्य पालन की औपचारिकता अधिक है। वह अतिथि का कुशल क्षेपण तक नहीं पूछती, मतलब एक अतिथि से, मतलब जो अपने भाई से यह भी नहीं पूछती है, मतलब लेखक से यह भी नहीं पूछते कि आप कैसे हैं, आप कैसे आए, आपको आने में कोई कठिनाई नहीं ना हुई। आप अक्सर जाते हैं कि इतना तो आते हैं, तो आपसे पूछते हैं कि आप कैसे आए, आपको कोई परेशानी नहीं होने रास्ते में। तो ऐसा कुछ नहीं बात पूछती है मालती, ठीक है। पर पंखा अवश्य झलकती है, मतलब देखिए। लेकिन जो गर्मी का दिन था, तो क्या मालती कहती है पंखा ले लीजिए, हवा खा लीजिए, मतलब गर्मी का दिन है, ठीक है। अपने प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर देती है, मतलब देखिए जब लेखक यानी लेखक जब मालती से प्रश्न पूछते कि
उसके बारे में तो क्या संक्षिप्त मतलब छोटा उत्तर देती है, बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलती है। ठीक है। बचपन की बातूनी चंचल लड़की शादी के 2 वर्ष के बाद इतना बदल जाती है कि वह चुप रहने लगती है। मतलब देखिए मालती के बारे में कहा गया कि मालती जो दोस्तों थी वो बचपन में काफ़ी बोलती थी। बातूनी मतलब बोलने वाला, काफ़ी बोलने वाला होता है, और वो काफ़ी बोलती थी। और लेकिन जैसे ही शादी हो गई क्या सुधर गई, मतलब अब नहीं बोलती है 2 वर्षों के बाद। अब नहीं, वो चुप रहने लगी, मतलब कम बोलती है। ठीक है। उसका व्यक्तित्व बुझा सा हो गया। अतिथि का आना उसके घर में ऊपर कोई काली छाया मंडरानी हुई। तो देखिए इस पैराग्राफ से यही आपको समझना है कि जब लेखक मालती के घर गए तब मालती में किसी प्रकार का उत्साह नहीं था, किसी प्रकार का जोश नहीं था। वह लेखक से यह भी नहीं पूछती कि आप किस प्रकार है, आप कैसे हैं, और घर परिवार के लोगों के बारे में नहीं पूछती है। और केवल एक चीज़ के बारे में पूछती, पंखा दे देती है। इनके मतलब जो ऐसा होता है ना, पंखा बैन, हम लोग जैसे बैना कहते हैं, वही दे देती है। ठीक है। वही क्या लेखक को दे देती है। और इसमें के बारे में यही बताया गया है कि उनके घर में अतिथि मतलब क्या मेहमान, आप जानते हैं मेहमान। तो मेहमान जो है बच्चों, मेहमान जी के बारे में किसी प्रकार का क्या उन्हें लगता था कि कुछ छाया मर रही है, कुछ कोई क्या इति हो रहा है। ठीक है। अब देखिए इस पहला पैराग्राफ का यही मूल रूप से अर्थ था। अब देखिए दूसरा का पैराग्राफ के क्या लिखा गया उसके बारे में देखिए। मालती और अतिथि, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मालती और अतिथि के बीच मौन मौन को मालती का बच्चा सोते सोते रोने से थोड़ा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए जब मालती का बच्चों था। अब देखिए क्या लिखा गया, एक बार और से देख लीजिए। मालती और अतिथि के बीच, अतिथि मतलब उसके भाई मतलब लेखक के बीच मौन को मालती का बच्चा सोते सोते रोने से तोड़ा। मतलब देखिए मालती जो थी बच्चों, मालती और लेखक जो थे बच्चों चुपचाप बैठे थे। क्या चुपचाप बैठे थे? लेकिन जब चुपचाप बैठे थे तो अचानक जो था बच्चों, अचानक अचानक जो क्या जग गया मालती का पुत्र जो था, जिसका नाम हम क्या प्यार से टीटी कहते थे, वह जाग गया, रोने लगा। तो जिसके कारण क्या हलचल हो गई। ठीक है। वह बच्चे को संभालने के कर्तव्य का पालन करने के लिए दूसरे कमरे में चली गई। अब देखिए जो मालती थी अपने बच्चे को संभालने के लिए, कोई भी माँ अपने बच्चे को संभालने के लिए दौड़ कर जाती है, तो उसी प्रकार दोस्तों वह अभी क्या चली गई। और दूसरे कमरे में क्या था, टीटी सो रहा था। देखिए अब देखिए अतिथि एक तीखा प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर वह एक प्रश्नवाचक हूँ से दे देती है। मतलब देखिए अतिथि मतलब क्या है, जो लेखक थे कुछ प्रश्न पूछते हैं मालती से, किसी प्रकार का पूछे होंगे तो पूछते होंगे, तो मालती क्या देती है मतलब हूँ कर देती, कोई कोई प्रश्न पूछता है तो आप कहते हो हाँ ठीक है, ना तो नहीं ठीक है, इस प्रकार आपका उत्तर दे देते हैं। तो उसी प्रकार मालती भी बोल देती है। अब देखिए लिखा गया मानी उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं, मानो कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। देखिए मालती जो बच्चों 2 साल के बाद इतना बदल गई थी, इतना कि वो पहले जैसी मालती नहीं रही जो पहले बोलती थी। वही इसके बारे में क्या लिखा गया, मैंने उसके पास कोई भी उत्तर ही नहीं था, ऐसा हो गई थी। अब देखिए लिखा यह आचरण उसकी उदासी उबवाहट और यांत्रिक जीवन के यंत्रण को प्रकट करता है। मतलब उसके भीतरी जो जीवन है, उसके भीतरी जीवन में क्या क्या चल रही है उसके बारे में क्या यह बताता है, यह यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है। अब देखिए क्या लिखा गया है कि 2 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद नारी कितना बदल जाती है। देखिए यहाँ पर देखिए नारी के बारे में लिखा है, संपूर्ण नारी के बारे में, कि 2 वर्ष जब हो जाता है शादी का तो नारी बहुत बदल जाती है, यह बताया गया है। ठीक है। अब लिखा है वह कहानी के इस भाग में प्रकट हो जाती है। कहानी के इस भाग में मालती कर्तव्य पालन की औपचारिक पूरी करती है, प्रतीत होती है। देखिए यहाँ पर लिखा है पर से कर्तव्य पालन में कोई उत्साह नहीं है, जिसमें उसके नीरस उदासी यांत्रिक जीवन की ओर से संकेत करता है। देखिए इस यहाँ तक लाइन का अर्थ ये कहीं हुआ कि जो मालती है बच्चों, देखिए इसका यह कहीं अर्थ हुआ बच्चों कि उसका जो आंतरिक जीवन मतलब उसके घर परिवार का जो चल रहा है दिनचर्या, वह काफ़ी क्या नीरस है, उदासी ही भरा है। उसमें किसी प्रकार का उसे खुशी नहीं मिल रही है। इतना यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे नहीं पूछेंगे, तो हम चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे हम क्या पढ़ेंगे, तो आगे लिखा गया अतिथि मतलब मेहमान से हुए उनके संवादों को भी एक उत्साहहीन और
ठंडापन, उसका व्यवहार, उसकी द्वंद्वग्रस्त मनोभाव दशा का सूचित है। इस प्रकार कहानीकार बाह्य स्थिति और मन स्थिति को संश्लिष्ट अंकन में संपूर्ण कर। तो देखिए यह सब आपको मालूम होना चाहिए, ना होना चाहिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ से बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं बने। ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक ही बनेगा तो जो हमने जो इसके पात्र के बारे में बताया गया है, इस कहानी के पात्र, वहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा, और लेखक के बारे में थोड़ा बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इस कहानी के रोज क्या लिखा गया। अब लिखा गया दूसरे कहानी के दूसरे भाग में मालती का यंत्र क्या लिखा, अंतर्दृष्टिग्रस्त मानसिक स्थिति, बीते बचपन की स्मृतियां को खोने एक असंग की स्थिति, शारीरिक जड़ाता और थकान का कुशल अंगन हुआ है। तो देखिए हम पहले भाग में क्या जाने कि जब मेहमान आए तो उस समय की मालती की क्या थी, उस समय की मालती की जो स्थिति थी, उस समय जो मालती अपनी प्रतिक्रिया दिखा रही थी उसके बारे में जाने। अब दूसरे भाग में हम क्या जाने कि मालती की मानसिक स्थिति स्मृतियाँ के बारे में जानेंगे, और उसके शारीरिक जड़ता और थकान के जीवन के बारे में हम क्या जानेंगे, मतलब उसके बारे में, मालती के बारे में जानेंगे, मालती किस प्रकार अपना जीवन क्या जी रही है। ठीक है, दूसरे के भाग में जानेंगे। तो देखिए लिखा गया है, साथ ही उसके पति के यांत्रिक जीवन, पानी, सब्जी, नौकर आदि के अभाव में भी उल्लेख हुआ। तो देखिए कहानी के दूसरे भाग में यह भी जानेंगे, उसके पति के बारे में भी जानेंगे, यांत्रिक जीवन मतलब उसके भीतर के जीवन, और पानी, सब्जी, नौकर आदि के अभाव में भी उल्लेख है। देखिए लेखक ने यह पूछा था कि आपके घर में पानी, नौकर ये सब तो नहीं है, तो इस सब की व्यवस्था मालती के घर में बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी बच्चों क्या इस सब की व्यवस्था नहीं थी मालती के घर में। ठीक है, ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखिए दोस्त, मालती पति के खाने के बाद दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे भोजन करेगी। तो देखिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्त बनेगा कि मालती कितने बजे रोज भोजन करती थी। तो दोपहर को 3 बजे और शाम को 10 बजे। देखिए दिन में कब बजे खाती थी, 3 बजे, समझिए बच्चों, दिन में 3 बजे खाती है और रात को 10 बजे, यानी दिन में समझिए 24 घंटे में दो ही बार खाती है। यानी समझिए उसका शरीर किस प्रकार होगा, उसका जीवन किस प्रकार चल रहा होगा, जो केवल दिन में 3 बजे खाती। कब बजे, 3 बजे समझिए आदमी अगर 3-4 हाली खा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए पानी आप कब बार खाते हैं बताइएगा। ठीक है, अब देखिए लिखा गया है कि पानी का नियमित रूप से वक्त पर न आना, पति का सुबेरे डिस्पेंसरी जाकर दोपहर को लौटना, शाम की ओर डिस्पेंसरी में रोगियों को देखना, यह सब कुछ मालती के जीवन का सूचना था, अथवा यह बताता है कि समय काटना उसके लिए कठिन हो रहा है। तो देखिए उसका जो पति था बच्चों, वह काम पर चल जाता था, तो वो घर पर क्या पड़ जाती थी, अकेली पड़ जाती थी, और घर पर अकेली पड़ जाती थी, और उसका जीवन क्या समझिए, उसको घर काटने के लिए दौड़ रहा था, ऐसा उसको महसूस हो रहा है। और जो क्या, क्योंकि वो घर में अकेले पड़ गई थी, अकेले उसका क्या एक बच्चा था टीटी, जो हमेशा बच्चों वो रोता रहता, तो वो क्या चिड़चिड़ा था। आपसे पूछा जाता है 1 नंबर का प्रश्न, जो मालती का पुत्र था टीटी, वह कैसा था, तो चिड़चिड़ा था, वो हमेशा क्या रोता रहता था। ठीक है बच्चों, और देखिए इसके बारे में क्या लिखा है कि, और यह भी लिख देना है कि जो बच्चों उसके घर में, मालती के घर में नियमित रूप से पानी नहीं आती थी, और वक्त पर पानी नहीं आती। पति का सुबेरे, वो काफ़ी पति जो था बच्चों, वो काफ़ी लेट से आया करता था दोपहर को जब आता था, तो इसके कारण क्या, जो मालती है वो कितने बजे खाना खाती थी, 3 बजे खाना खाती थी। ठीक है, उसका जो पति था महेश्वर बच्चों क्या था, डॉक्टर था। आपको यह भी याद रखना है। कुछ मालती के जीवन की सूचना देते अथवा यह बताते कि समय करना कितना वक्त। मतलब देखिए जब सब कोई क्या घर से बाहर ही निकल जाएगा, तो आपको अकेले घर में अच्छा लगेगा, तो नहीं। तो इसी प्रकार मालती का भी जीवन था। आपको ये कहता हाँ हमें अच्छा लगेगा, हमें मोबाइल दे दीजिए आराम से फुल डाटा, अच्छा लगेगा, तो लेकिन उस समय मोबाइल नहीं है मालती के पास। ठीक है, आप चुपचाप रहिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या लिखा गया है। अब इस पैराग्राफ को पढ़िए। इस भाग में मालती महेश्वर अतिथि के बहुत कम क्रियाकलापों और अत्यंत संक्षिप्त संवादों का अंकन से पात्रों की बदलती मानसिक स्थितियों के प्रस्तुत किया गया है। मतलब इस पात्र में, इस जो हमारा कहानी का खंड नंबर 3 है बच्चों, इसमें महेश्वर के बारे में और मालती के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया गया है। जिक्र के मतलब इसके बारे में बताया गया। तो क्या बताया गया, देखिए ध्यान दीजिए। जिससे यही लगता है कि लेखक का ध्यान बाह्य दृश्य से बजाय
आंतरिक दृश्य पर अधिक है। मतलब देखिए बाह्य दृश्य मतलब घर द्वार देखने के बजाय लेखक क्या जो घर की आंतरिक परिस्थिति है, आंतरिक परिस्थिति किसकी किसकी मालती के जो घर की आंतरिक स्थिति है उसके बारे में लेखक क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अब देखिए कहानी के तीसरे भाग में महेश्वर की आंतरिक दिनचर्या मतलब महेश्वर की दिनचर्या के बारे में बताया गया है। महेश्वर कब भोजन करता था, कब हॉस्पिटल जाता था, इसके बारे में क्या अब पढ़ेंगे हम। तो देखिए महेश्वर के बारे में चलिए पढ़ लेते हैं। तो लिखा गया महेश्वर के बारे में कि अस्पताल के एक जैसे ढेरे रोगियों को टांग काटना और उनके मरने के नित्य चिकित्सा क्रम का पता चलना पर अज्ञ ध्यान मालती के जीवन संघर्ष को चित्रित करने पर केंद्रित करते हैं। देखिए जो इसका पति था बच्चों, वह रोज 2-4 को पैर काटता था, रोज का 2-4 को टांग काट देता था। वो काफ़ी लोग उसके डॉक्टरी में मर जाते थे। आपको एक कौन सा काम करता था, तो एक रोग का नाम है गैंग्रीन रोग का नाम है बच्चों, जो कांटे के चुभने से होता है। देखिए मालती क्या खिसिया जाती है, और मालती कब खिसियाती है कि जब उसका पति कहता है कि एक रोगी कहानी को जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें कहता है कि उसका पति कहता है कि एक रोगी जल्दी खाना दीजिए, एक रोगी का पैर काटना है। तो अब मालती खिसिया कर क्या कहती है कि कौन सा ऐसा रोग होगा जिसमें कांटे गलने पर, या जो गैंग्रीन रोग होता है आपसे पूछा जाए कैसे होता है, तो कांटे गलने पर होता है। कांटे गलने पर टांग काटना पड़ता है। यह क्या मालती खिसिया के कहती है, ठीक है। अब आगे कहानी पढ़ेंगे तो और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान दीजिए, इश्क का अस्पताल का एक जैसे ढेर रोगियों को टांग काटना, उसके मरने के नित्य चिकित्सक क्रम का पता चलना, पर अज्ञ का ध्यान मालती के जीवन संघर्ष के चित्र करने पर केंद्रित है। मतलब अब देखिए टांग काटने के बारे में बात होगा, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा गया है, क्या लिखा है दोस्त, महेश्वर और अतिथि बाहर पलंग पर बैठकर गपशप करते हैं, चांदनी रात का आनंद लेते हैं रहते हैं, पर मालती घर के अंदर बर्तन मांजती रहती है क्योंकि यही उसकी दुनिया थी। देखिए जो मालती, देखिए जो महेश्वर था और उसका पति, महेश्वर पति और जो लेखक थे यानी मेहमान, वह दोनों आराम से पलंग पर बाहरी चौकी लगाकर यानी उस पर क्या बैठकर चांदनी रात की क्या मजा ले रहे थे। चांदनी रात में क्या गपशप यानी बात कर रहे थे, तो मालती थी जो बच्चों क्या कर रही थी, बर्तन मांज रही थी, क्योंकि उस दिन का पानी जो लेट से आ रहा था, अब बर्तन मांज रही थी। जो लेखक यही क्या है दिनचर्या बताई जा रही है एक औरत का काम दिन भर करते ही बीत जाता है, ठीक है। अब देखिए लिखा है, बच्चे बार बार पलंग से गिर पड़ता है और उस पर मालती की चिड़चिड़ी प्रतिक्रिया मानो पूछो कि वह बच्चे संभले या बर्तन मले। देखिए मतलब जब ये मालती बर्तन मांजती है तो उसका जो बच्चा है वो टीटी जिसे हम कहते हैं, वो क्या बच्चों गिर जाता है, क्या कहते हैं पलंग से गिर जाता है। तब मालती अब सोच में पड़ जाती है कि अब बच्चा को उठाए कि बर्तन मांजे, यह सोच में पड़ जाती है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए क्या लिखा गया कि यह काम नारी को ही क्यों करना पड़ता है। यह लेखक कहते हैं कि यह जो काम है घर का जितना भी काम यह नारी को ही क्यों करना पड़ता है, क्या यही उसकी नियमित है, मतलब यही उसकी क्या दिनचर्या है। इस अचानक प्रकट होने वाली जीवन अनिच्छा के बावजूद कहानी का मुख्य स्वर चुनौती के बजाय समझौता का और मालती के सहनशीलता का है। मतलब सहनशीलता मतलब मालती यह किस प्रकार इतने दुख को सहन करी है, खुद मालती ही बता सकती है बच्चों, और कोई नहीं, ठीक है। एक औरत का दुख एक औरत ही जानती है, आप जानते होंगे ना। इससे नारी का जीवन विषम परिस्थितियों का कुशल अंकन हुआ। बच्चे की चोट भी मामूली बात है। मतलब देखिए जो बच्चे की चोट भी क्या मामूली बात है, क्यों मामूली बात है। अब कहेगी एक बच्चा जो पलंग पे से गिर गया वो क्या मामूली बात है, तो देखिए ऐसा मामूली बात इसलिए कह रही है मालती क्योंकि उसका जो पुत्र था बच्चों, वो बार बार पलंग पे से गिर जाता था, तो बार बार गिर जाता था, तो मालती को क्या हो गई थी, आदत हो गई थी उस पर अब क्या ज़्यादा चिंता नहीं करती थी, इसलिए क्या मामूली था बात, यह कह रहा है, ठीक है। अब देखिए लिखा है क्योंकि वह रोज इन चोटों का सहती थी, मतलब इन चोटों को क्या सह लेता था उसका लड़का, इसलिए क्या यह मामूली था बात कि रोज का पलंग पे से गिर जाता था। अब देखिए आगे क्या लिखा गया है, ध्यान दीजिए। आगे लिखे रोज की ध्वनि कहानी के निरंतर गूंजती रहती है। कहानी का अंत 11 बजे की घंटा ध्वनि से होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए अब क्या लिखा गया है, हमने क्या पढ़ा कि कहानी का अंत कैसे होता है, तो कहानी का अंत 11 बजे कहाँ पर लिखा गया है,
कि जहाँ महेश्वर अपनी पत्नी को आम धोकर धोने के देखिए यहाँ तो हम ढेर आगे हैं। यहाँ से लिखेंगे कि रोज की ध्वनि कहानी निरंतर गूंजती रहती है। कहानी का अंत 11 बजे बजने की घंटा ध्वनि से होती है। माने कहानी का अंत कहाँ कब बजे होता है तो 11 बजे आपसे पूछा जा सकता है। और तब मालती करुण स्वर में कहता है 11 बज गए। उसका घंटा गिनना उसके जीवन का निराशा और करुणा स्थिति केंद्रित है। तो देखिए मालती क्या कहती है 11 बज गए हैं। अब इसका क्या केंद्रता स्थिति है को प्रकट करती है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं बनेंगे तो हम देखिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कहानी का एक रोचक मोड़ वहां पहुंचती है जहां महेश्वर अपनी पत्नी को आम धोकर लाने को आदेश देता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे कि महेश्वर ने अपने पत्नी को किस फल को धोने के लिए कहा। तो आपको बताना होगा कि आम को। किस फल को? तो आम को धोने के लिए कहा। और आम का एक अखबार के टुकड़े में लिपटा था। आम जो बच्चों किस में लिपटा था? यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि आम जो किसमें लिपटा था तो एक टुकड़े में लिपटा था अखबार के। जब वह अखबार का टुकड़ा देखती है तो उसे पढ़ने के तत्लील हो जाती है। मतलब जो अखबार का जो टुकड़ा था बच्चों, अखबार का टुकड़ा उसे पढ़ने के लिए तत्लील हो जाती है। मतलब उसके ललच जाते उस पढ़ने के लिए। और जो पहले थी यह पढ़ती नहीं थी। ये लेखक भी बताएंगे। देखिए उसके घर में अखबार का भी अभाव है। मतलब मालती के घर में लेखक करें कि उसके घर में भी पेपर भी नहीं आ रहा है। ठीक है, वह अखबार के लिए भी तरसती है। इसलिए अखबार एक टुकड़ा हाथ में आने पर वह पढ़ने के लिए ललचती है। मतलब ललचती है। ठीक है, यहाँ से कई प्रश्न बनेगा कि महेश्वर ने आम धोने के लिए कहा अपने पत्नी मालती से। और जो वो किसमें आम जो था बच्चों क्या में था दोस्तों अखबार में था। और उस अखबार को लेकर क्या मालती पढ़ने लगती है। उसके पढ़ने के लिए ललच जाती है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा गया है। आगे हमारा लिखा गया इस मालती के बारे में। यह इस बात का सूचक है कि वह सीमित दुनिया के बाहर निकल कर वह आसपास की व्यावसायिक दुनिया के जुड़नी चाहती है। तो देखिए मतलब वह जो जिस दुनिया में अभी जी रही है वहाँ पर कोई नहीं है। वह क्या सोच रही है कि हम भी अब बाहरी दुनिया में क्या घूमे फिरे और दुनिया की मजा ले। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, मालती के जीवन की जड़ता के बीच भी उसकी कुछ जिज्ञासा बनी है। मतलब उसकी भी अभी क्या है, मालती की भी इच्छा कि मैं ऐसी करूँ वैसे करूँ। कोई भी उसकी इच्छा तो होगी। ठीक है, जो उसकी जिज्ञासा को सूचित करती है। मालती की जिज्ञासा के लक्षण कहानी के यदा कदा प्रकट होते हैं। मतलब कहानी में जो मालती के जो लक्षण है, जो इच्छा है क्या कबो कबो प्रकट होते हैं। जैसे मालती को अखबार पढ़ना है, यह क्या उसकी इच्छा है। ठीक है, पर कहानी का मुख्य स्वर चुनौती का नहीं है बल्कि समझौते और परिस्थिति के प्रति सहनशीलता का है। जो मूल में उसके पति के प्रत्यनिष्ठ और कर्तव्य परायणता को अभिव्यक्त करता है। वह भी परंपरागत रोचे की शिकार जो इसमें विश्व की करती है। यही जीवन का सच है। तो देखिए यहाँ से जेडी प्रश्न नहीं बनेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। देखिए आगे बढ़ने में यहाँ तक भलाई है बच्चों। ठीक है, काहे का हम टाइम वेस्ट करें। ठीक है, अब देखिए लिखा गया है कि इससे इस तरह वह सोच में भी नहीं सकती है कि जिस प्रकार वे समाज में सरकारों से वह कटी हुई है उसी रोज का अखबार वह सीमित नहीं है। तो मतलब उसके घर में वह भी जो रोज का अखबार है वह भी नहीं भेट रहा है। किसके घर में? मालती के घर में। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब लिखा है जिससे अपने अपने उबाऊपन जीवन से दो क्षण निकाल कर बाहर की दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है। मतलब वह बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है वो कुछ नहीं जानती है। उससे वह चाहती कि 2 पल निकाल के अखबार पढ़ के क्या बाहरी दुनिया के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है किसके जीवन में? तो मालती के। उससे जुड़ने का मौका मिल सके, मतलब उससे बाहरी दुनिया से जुड़ने का मौका मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी स्थिति में आम महिला ने अपने अस्तित्व के प्रति चुनौती होकर सोचने, अपने लिए संघर्ष करने अथवा उबाऊ जीवन से उबरने हेतु जीवन में कुछ परिवर्तन लाने की उम्मीद नहीं बची। मतलब देखिए उसके जीवन में इतनी सारी घटनाएं घट गई। इस घटनाएं घटने के कारण वह उम्मीद नहीं था कि दोस्तों कि उसके जीवन में क्या एक उजाला है, वह इसी का आवाज़ उठा पाए। ठीक है, तो देखिए यह था हमारा पूरा सारांश। देखिए सारांश में मूल रूप से क्या है, देखिए समझ लिए सारांश में मूल रूप से क्या है
लेखक है, लेखक जो क्या होते हैं, लेखक मालती के घर पर जाते हैं। मालती के घर वहाँ पर क्या, वहाँ पर उत्साह नहीं मिलता है उसे, क्या मालती यहाँ से उत्साह से नहीं, इसको लेखक को क्या करती है, स्वागत करती है। वहाँ पर जाती है, चुपचाप बैठ जाती है, केवल पंखा के लिए पूछ लेती है। और उसका जो बेटा था बच्चों, वो सभी क्या चुपचाप बैठे थे, मालती और लेखक। लेकिन उसके जो मौन से भरे भरे बैठे थे, उसके मौन भरे को कौन तोड़ देता है, उसका जो बेटा था टीटी, उसका जो बेटा था टीटी था, उसका जो बेटा टीटी तोड़ देता है। टीटी जो बच्चों था वो अक्सर पलंग पे से क्या हो जाता है, अक्सर पलंग पे से गिर जाता था, अक्सर पलंग पे से क्या हो जाता था, गिर जाता था। और जिसके कारण क्या, मालती को भी इसकी आदत पड़ गई। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगी, महेश्वर जो था किस का लाया था, तो आम लाया था। आम जो था किस में था, अखबार में था, अखबार में था। और अखबार पढ़ने के लिए मालती भी क्या तरस जाती थी, अखबार पढ़ने के लिए मालती तरस जाती थी। ठीक है, मालती अपने क्या रोज की दिनचर्या बताइए। अब देखिए, यह जो चैप्टर है हमारा रोज, आप सोच रहे होंगे इस चैप्टर का नाम रोज क्यों रखा गया है। तो इस चैप्टर का नाम रोज इसलिए रखा है क्योंकि इसमें जो रोज की मालती क्या एक महिला है, और मालती महिला है। महिला की रोज की कहानी के बारे में, रोज की जो दिनचर्या उसके बारे में बताई गई। जिस प्रकार आप समझ गए कि एक औरत का काम दिन भर काम करते हैं, चलो बर्तन मांजो, लड़का को संभालो, इधर से पति को खाना दो, पति जब खाएगा तब मैं खाऊंगी। इसी कारण है बच्चों, वह दोपहर का उसका पति आता था तो वो 3 बजे का भोजन करती थी, रात को 11 की 10 बजे करती, जब बजे करती थी और भोजन करती थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हमारा क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता था। तो देखिए हम अगले क्लास में इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हल करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखिए उस क्लास को देख लीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों को, एक यदि क्लास अच्छी लगी तो बच्चों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों को एक दोस्त में 100% शेयर कीजिए बच्चों, 100% प्लीज़, 100% एक दोस्त में शेयर कर दिए, एक दोस्त में कॉल कर रहे हैं शेयर करने के लिए, कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम इतना ही तक रखते हैं।